हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैं रोज़-रोज़ तो नहीं करता हूँ, पर कभी-कभी करता हूँ जब मैं पढ़ता नहीं हूँ या मेरी तबीयत ख़राब होती है, जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मैं करता हूँ। मतलब कि आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तब क्या करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जब उठता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं डायरी लिख लेता हूँ। जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मतलब कि पढ़ता नहीं हूँ, तब डायरी लिख लेता हूँ कि आज की मेरी दिनचर्या क्या है, मुझे आज कैसा लग रहा है और मैं आज क्या-क्या करने वाला हूँ। यही सब मैं लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। पर मैं अभी डायरी लिखना बंद कर चुका हूँ क्योंकि मैं अब कर लेता हूँ व्लॉग शूट। तो जैसा कि आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया है। ये आप लोगों को भी बताया क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो डायरी या व्लॉग शूट कर लेता हूँ, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर मेरे सामने एक और ऑप्शन आता है कि डायरी तो लिख ली, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, तो मैं आराम से बैठकर अपने फ़ोन में स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ और ओशो को सुनने लगता हूँ। ओशो के जो प्रवचन होते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओशो की विचारधारा से मैं हर वक़्त एग्री करता हूँ क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं कि उसको कोई आदमी नकार ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ उनके चाहने वाले हैं जो उल्टी-सीधी बातें कर देते हैं। जैसे अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि ओशो ने इतनी किताबें पढ़ी हैं इतने समय में। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर उस समय पता था, अभी काफ़ी समय हो गया है, तो मैं अभी भूल गया हूँ कि ओशो ने कितनी किताबें पढ़ी थी, पर मैंने स्टिकी नोट पर लिख रखा था। ओशो ने पढ़ी थी 1500 किताबें। तो ओशो के चाहने वालों का कहना है कि ओशो ने अपने पूरे जीवन में 1500 किताबें पढ़ी थी, जबकि इतना हो ही नहीं सकता है। वो होता है ना कि अगर हम किसी को सुनने लग जाते हैं, तो उसको सही से जान नहीं पाते हैं। उसके बारे में हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि ओशो खुद कहते हैं कि जिसको तुम सुनो, उसके बारे में पूरा जान लो कि वो आदमी कैसा है, उसका कैसा बिहेव है, वो जो बातें कर रहा है, वो कितनी सत्य हैं, कितनी झूठ हैं। आप लोगों को सच्चाई का पता करना आना चाहिए कि ये सत्य है कि गलत है। लेकिन आज के जो लोग हैं, वो किसी को सुनना शुरू कर देते हैं, अगर उसको अपना आइडल मान लेते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बस वो जो कह रहा है उसको सुनते ही चले जाते हैं, फिर चाहे वो ओशो हो या फिर कोई और हो। तो मैं ओशो को जब सुनता हूँ तब मुझे ध्यान आता है कि भाई ध्यान कर लेता हूँ। पर ओशो को सुन रहा हूँ तो ओशो की बातों को सुनते-सुनते 2-4 मिनट आँखें बंद कर लेता हूँ। जब 2-4 मिनट मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे दिमाग को शांति मिल जाती है, जो मेरा मूड ख़राब हुआ होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। मेडिटेशन करने से आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेडिटेशन करने से लोगों का दिमाग सही हो जाता है। तो मैं भी मेडिटेशन कर लेता हूँ कुछ समय के लिए। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेडिटेशन करने से कितने फ़ायदे होते हैं। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं अधिकतर ओशो को ही सुनता हूँ क्योंकि ओशो की जो विचारधारा है, जो ओशो के शब्द होते हैं, जो उनके चुटकुले होते हैं, जो उनके प्रवचन होते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हर एक बात तार्किक करते हैं। मैंने उनकी कई किताबें भी पढ़ी हैं, जैसे संभोग से समाधि की ओर, मेरे पास अभी भी रखी है ध्यान सूत्र और संभोग से समाधि की ओर, जस्ट लाइक दिस। ध्यान सूत्र है ये ओशो जी की, जिसके प्रवचन यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, शायद ओशो टॉक्स पर अवेलेबल हैं इसके प्रवचन, इसकी वीडियोज़ पर। जो पढ़ने में मज़ा आता है ना, वो सुनने में नहीं आता, जो सुनने में मज़ा आता वो में नहीं आता। वो तो रीडर्स को ही पता होता है कि सुनने में कितना मज़ा आता है भाई। अभी मेरे पास किताबें तो बहुत सारी हैं, पर ओशो की 2-4 ही नहीं, 1-2 ही किताबें हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि मंगा लूँ, जो फ़ेमस किताबें थी जैसे संभोग से समाधि की ओर, ध्यान सूत्र, ये दोनों किताबें मैंने मंगा ली थी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं,
कुछ ही दिन हुए होंगे, 4-5 महीने। ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसमें कई कहानियाँ हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ओशो को सुनना मैंने तब से शुरू किया है जब मेरा भाई सुनता था। मेरा भाई ओशो को सुनता रहता था। पहले मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था ओशो। मेरा भाई बहुत समय से ओशो को सुनता आ रहा है, लेकिन जब वो घर में स्पीकर लगा के सुनता था तो मैं सोचता था कि मेरा भाई क्या करता रहता है, आँखें बंद कर लेता है, बैठा रहता है, सुना करता है। लेकिन जब उन्होंने ओशो की मैंने नसरुद्दीन वाले जोक सुने तो मुझे मज़ा आने लगा। जब मुझे मज़ा आने लगा तो मुझे उनकी बातें भी पसंद आने लगी। जब मैंने धीरे-धीरे सीखा कि ये सब ढोंग है, ओशो की बातों में जो तर्कता होती है वो मुझे अच्छी लगने लगी, और फिर अब हम दोनों भाई साथ में ध्यान लगाते हैं। वैसे मेरा भाई तो रोज़ ध्यान लगाता है, उसका समझ लो रूटीन है कि 1 घंटे या आधा घंटे ध्यान लगाता है। और मेरा भाई विपश्यना भी गया था, मैंने व्लॉग भी बनाया था। वो व्लॉग मैंने मेन चैनल पर पड़ा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देख लीजिएगा जाके। अगर आपको विपश्यना जाना है तो आप मेरे वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि विपश्यना में क्या-क्या होता है। वैसे मैं जब अपने भाई के साथ वीडियो बनाऊँगा तब आपसे बातें करा दूँगा कि विपश्यना में जाकर मेरे भाई को कैसा अनुभव हुआ। अगर आपको जाना पसंद है तो आप भी जाइए। मेरे भाई ने बताया कि वहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है, वहाँ एकदम सब लोग मौन रहते हैं, आँखें उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही कुछ है, मैं तो गया नहीं हूँ क्योंकि मैं भी छोटा हूँ। वैसे मेरे भाई के पास सर्टिफ़िकेट भी है। तो मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। मैंने ओशो को सुना, मेडिटेशन किया तो मुझे समझ में आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं ध्यान लगाने के बाद उठता हूँ, तो जब मैं ध्यान लगाते-लगाते सो जाता हूँ। जब मैं सो जाता हूँ तो इधर-उधर पैर मारता हूँ तो पूरा कमरा, पूरा बिस्तर गंदा हो जाता है। तो मैं अपने कमरे की सफाई कर देता हूँ, जो इधर-उधर बिखरा होता है उसको साफ़ कर देता हूँ। क्योंकि जब कमरा साफ़ होता है तब पढ़ने में और काम करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है। जब मन लगता है तो मुझे अच्छा लगता है करने में, आप लोग समझते ही होंगे। सफाई करके मेरे सामने बस एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है सुबह से। जब मैं सफाई करता हूँ तो लगभग 3 बज जाते हैं। तो 3 बजे मैं घर पे बैठकर क्या करता हूँ, जब मुझे बोरिंग लगता है तो मैं बाहर खेलने चले जाता हूँ। जैसे मेरे दोस्त खेला ही करते हैं, अभी कबड्डी खेल रहे हैं मेरे दोस्त, बगल में खेत जुत गया है तो उसमें लोग कबड्डी खेला करते हैं, तो मैं भी कभी-कभी खेल लेता हूँ। खेल कर जो फुर्ती आ जाती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरा थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। खेल के बाद मैं नहाकर साफ-सुथरा होकर चला जाता हूँ डांस अकेडमी। डांस अकेडमी में जाता हूँ तो मेरा वार्म अप हो जाता है, मेरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो मेरा शरीर खुल-सा जाता है, एकदम फिट, तंदुरुस्त लगने लगता हूँ। व्यायाम समझ लीजिए, मैं डांस अकेडमी करने जाता हूँ। तो डांस अकेडमी से आने के बाद मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, और मेरी जो बीमारी थी, मेरा दिमाग जो अपसेट था वो सब सही हो जाता है। तो मैं आकर किताब पढ़ता हूँ, हो सकता है तो अपने लाइफ़स्टाइल वाले चैनल के लिए वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, और फिर मेरा भाई आता है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, तबीयत ख़राब नहीं होती है तो स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल के बाद पढ़ता हूँ। फिर यही मेरी रूटीन है, यही मैं अपने दिनचर्या में करता हूँ जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ वीडियो शूट, पूरा सेटअप बना हुआ है। अब बस मुझे एक बार स्क्रिप्ट पढ़नी है और बोल देना है। रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक। इस किताब में भारत में पत्रकारिता की उत्पत्ति। ये किताब है रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक। इस किताब में भारत में पत्रकारिता की उत्पत्ति की बात करी गई है। इसमें 1976 में दूरदर्शन की स्थापना के बाद सबसे पहली अभी मैंने वीडियो शूट कर ली है इस किताब के ऊपर, जिस किताब का नाम है रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक। ये किताब मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी किताब है वैसे। इसमें बताया गया है कि मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। तो दूरदर्शन की स्थापना तो 1976 में हुई थी, और सबसे पहली रिपोर्टर थी, सबसे पहली एंकरिंग करने वाली महिला थी प्रतिभा पुरी। तो बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हैं, लेकिन जब एनडीटीवी की बात आई तो बरखा दत्त का नाम था, विक्रम चंद्र का नाम था, राजदीप का नाम था, लेकिन इसमें रवीश कुमार जी का नाम कहीं भी नहीं सुनने को मिला, जबकि रवीश कुमार जी बहुत पहले से काम कर रहे हैं एनडीटीवी में। एनडीटीवी में वो सबसे पहली बार अनुवादक के रूप में गए थे 1996 में। तो
तो फिर क्यों नहीं इस किताब में नाम मेंशन है? कोई तो कारण होगा भाइयों। जब राइटर एक हैं कुमार भवेश चंद्र, ये किताब बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी किताब है। वैसे मैं इस किताब के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इस किताब में रवीश कुमार जी का नाम नहीं मेंशन है, इसका क्या कारण है? बहुत, अगर आप लोगों को सही से जानना है कि इस किताब में क्या हुआ है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके देख लीजिए, वो वीडियो रात को पड़ जाएगी वहाँ पर। बाकी व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक खुशखबरी भी है, जैसे अभी मेरे पास कैमरा है तो मैं बाहर कैमरा लेके जा नहीं सकता हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई कैमरा ना छिना ले, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। तो अभी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ फ़ोन, तो फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आशा है कि मैं आईफ़ोन ही ख़रीदूँ, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी में आईफ़ोन ही बेस्ट है, तो मैं आईफ़ोन ही ख़रीदूँगा। बाकी जब मैं फ़ोन ख़रीदूँगा तब आप लोग देखिएगा मेरे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स पड़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग पड़ेंगे। तब मैं घूमने जाया करूँगा ना, तब मैं दूर स्कूल जाया करूँगा तो उधर से कभी अमीनाबाद हो लिया, ऐसे ही घूमा करूँगा। आप लोगों को मेरे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप लोग देखिए मेरी व्लॉग्स देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। अपना अपना काम करिए, बिजी रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा, अगर आप पत्रकारिता में कदम रखना चाहते हैं। सोचने का माइंडसेट और